हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हमेशा की तरह आप लोगों के साथ आ गई हूँ। प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलके। मैं सरिता पांडे आज आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 महीने रह गए हैं, जिसमें कि 4 दिन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे कि हम अपने नॉलेज को चेक करेंगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। और उसमें आप जो जो कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी कह रह पा रही है। और जो कमी रह पा रही है उसको आप अपनी अपनी बुक से, किसी भी सीटेट की एक बुक लीजिएगा, साइकोलॉजिस्ट के बारे में देखिएगा। कॉल्सनिक हैं, थार्नडाइक हैं, कोहलबर्ग हैं और प्याजे हैं। इन लोगों को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो सब आप तब देखिएगा। और दोस्तों, प्रैक्टिस ही अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% 100+ लेकर के जाएंगे। तो प्रैक्टिस हमारे साथ लगातार करते रहिए और उसके साथ साथ आप बुक में भी, किताबों में भी प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, जिससे कि आप अपना अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप बुक में भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों से, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर डिपेंड मत रहिएगा। वीडियो और बुक को, दोनों को आप कॉम्बिनेशन मिला के दोनों का चलेंगे तो आप 100% श्योर है कि आप 100+ ले जाएंगे, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। अगर सेकेंड अटेम्प्ट है और आप एक आध दो बार दे चुके हैं तो 100% आपका 110 120 तक जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में मतलब ये जो कहा जा रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने की और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है, तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक का रोल क्या है, कि उसे कैसा होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं संप्रेषक और व्याख्याता की, और सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने की। तो दोस्तों, बच्चों के ज्ञान और रचना एवं अर्थ निर्माण निर्माण की जो क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की, मतलब कार्य को आसान बनाने वाला। अगर प्रॉब्लम आ रही है कहीं तो उसको सॉल्व करे, उसकी उसकी सोल्यूशन तक हमें पहुंचाए। उसका सोल्यूशन क्या है ये हमें बताए। कौन बताएगा? एक टीचर बताएगा। तो आपका जो ऑप्शन है संप्रेषक और व्याख्याता। संप्रेषक का मतलब होता है कम्युनिकेशन, मतलब कि एक तरीके से भाषण देना, मतलब अपनी बात को आप तक पहुंचाना या और आपकी बात को समझना। और व्याख्याता का मतलब एक तरीके से स्पीच देना होता है। तो बच्चों को उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। निर्देशक मतलब एक डायरेक्शन दे दिए, सिर्फ बच्चा कैसे कर रहा है उसका ध्यान नहीं दिया या बच्चे की हेल्प नहीं की, सिर्फ डायरेक्शन दे दिया। तो ये बड़े बच्चों के लिए सही है, लेकिन ये बात है प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए निर्देशक की सिर्फ बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। तालमेल बैठाने वाले की, मतलब इसमें जो कुछ भी है चारों ऑप्शन में से सुगमकर्ता की, ये जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन टू, सुगम करता, मतलब कार्य को आसान बनाने वाला। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों की नॉलेज को, उसकी नॉलेज को बढ़ाने में, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक चीज़, बच्चे क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत होती है, तो जिज्ञासुपन जो उनका है उसे शांत करें और बच्चों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके काम को आसान बनाएं। तो ये होता है सुगमकर्ता का रोल। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन। आई होप आप समझ पाए होंगे काफ़ी बेहतर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव। दोस्तों, इस बात को पॉइंट करके रखिएगा कि हमें क्वेश्चन में जब भी नहीं दिखे, नेगेटिव क्वेश्चन जब भी आए, तो हमें उसे सर्कल या अंडरलाइन जरूर कर लेना है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं और आपके आंसर गलत हो जाते हैं, और आता हुआ भी क्वेश्चन आपका गलत होने से 1 मार्क्स आपका कम हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्च स्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की बात की गई है। प्रतिभाशाली मीन्स क्या? प्रतिभाशाली का मतलब देखिए होता है, कॉल्सनिक का विचार था। कॉल्सनिक ने कहा था कि प्रतिभाशाली वो बच्चे होते हैं जो अपने एज के जो बच्चे होते हैं, अपने एज के बच्चों में, अपने आयु के स्तर के बच्चों की में जो किसी भी तरह की योग्यता होती है उससे अधिक हो अगर उनमें, और वो हमारे समाज के लिए अपनी योग्यता से कुछ बेहतर दे पाएँ, तो वो प्रतिभाशाली में गिने जाते हैं। सारे बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अपने एज से बेहतर हैं, मतलब उनकी जो आयु है, छोटी आयु में ही उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, या फिर वो कुछ अच्छा कर पा रहा है, या वो कुछ अलग हट के हैं, और
समाज के लिए जो कि बेहतर होता है, समाज में हाथ बटा सकते हैं, समाज के लिए अच्छा है। ये नहीं कि कुछ बच्चे एक्सेप्शनल केस होता है जो कि मतलब प्रतिभाशाली में वो नहीं आएँगे, वो एक तरीके से आपके विशेष बच्चों में आ जाएँगे कि मतलब उनका वो सही नहीं होते हैं किसी तरीके से, जैसे मानसिक विक्षिप्तता होती है, तो वो नहीं, कुछ हटके का मतलब वो नहीं होता है। ये ऐसा होना चाहिए जो कि सामाजिक कार्यों में योगदान दे सकें, कुछ अच्छी चीज़ें उनमें दिखें, उनकी उम्र से बेहतर, तो वो प्रतिभाशाली में आ जाती हैं। ये कॉल्सनिक का कहना है, तो आप यहाँ पर भी ध्यान देंगे, कॉल्सनिक ने कहा था ये विचार किसका है, इस तरीके से अगर कोई कोटेशन लिख के आती है तो ये विचार है कॉल्सनिक का। ये एक साइकोलॉजिस्ट है कॉल्सनिक, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया है बच्चों की नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। योर आंसर दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए सेकेंड ऑप्शन, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, क्योंकि उच्च क्षमता और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान और उच्चतर श्रेणी, ये सब आपका बेस्ट दिखाया गया है। ये सब उच्च उच्च आत्म क्षमता किसमें होगा, उनमें होगा जो कि बेहतर होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पहले और तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता है, जबकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, समझिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन से ही आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, नोट कीजिएगा कि पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर जो है ये आपका, ये किसका है, कोहलबर्ग का है। ओके, पूर्व परंपरागत स्तर आपका कोहलबर्ग का हो जाएगा। ये एक पॉइंट है जिसे याद रखेंगे आप, आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या होगा। देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से किसी भी तरीके से मॉडिफाई करके या किसी भी तरीके से इसको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन, देखिए नैतिक निर्णय किसका है, पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक निर्णय का होता है और कोहलबर्ग का होता है। ये आप 3 पॉइंट याद रखेंगे, कोहलबर्ग ने दिया था पूर्व परंपरागत स्तर और उनके अनुसार क्या था, नैतिक निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन है ना, हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन का हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। ये योर आंसर दैट विल बी 4 ऑप्शन। चलिए, अंतर्निहित संभावित दंड याद रखिएगा किसका है, कोहलबर्ग का। और कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, ये पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका फोर्थ। शिक्षार्थियों मतलब अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता कौन होता है, शिक्षार्थी होता है, मतलब स्टूडेंट जो कि ज्ञान को लेता है, अधिगमकर्ता। देखिए दोस्तों, सीटेट में कुछ इसी तरीके के आपको वर्ड्स मिलेंगे जो कि थोड़े से आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल परिष्कृत हिंदी, शुद्ध हिंदी होता है, तो इसको आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे समझते जाएंगे। अधिगमकर्ता मतलब अधिगम मतलब सीखना, सीखने वाला को अधिगमकर्ता कहते हैं। तो शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए, एज अ टीचर, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका, ये दोनों के लिए क्वेश्चन सेम ही है। तो क्या चाहिए इस एक टीचर को, ऑप्शन है आपके, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या कलन विधि, देखिए कलन विधि को एल्गोरिदम भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसका अधिकतर प्रयोग करना, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखिए दोस्तों, अधिगमकर्ता के लिए मतलब सीखने वालों के लिए, वे बच्चे जो सीखना चाहते हैं, या फिर कोई भी बच्चा विद्यालय में आया है तो सीखने के लिए ही आया है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में, मतलब वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब हर एक बच्चे में अलग अलग मतलब हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे में अलग अलग विभिन्नता होती है। किसी बच्चे में कुछ उपलब्धियां होती हैं, किसी बच्चे में कुछ खास चीज़ें होती हैं, तो हर बच्चा अलग अलग होता है, विशेष होता है। तो सबको ध्यान में रखते हुए, सबको समझते हुए एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षिका के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन में देखिए आपका चौथा ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखिए अधिगम परिस्थिति मतलब सीखने की परिस्थिति बना देना, ऐसा सिचुएशन बनाना कि बच्चे उस सिचुएशन में जा करके सीख सकें। कुछ भी करते समय उनके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, करके सीखें,
किसी भी तरीके से सीखें, लेकिन सिचुएशन एक टीचर को वहाँ पे पैदा करना चाहिए, बनाना चाहिए, ऐसा सिचुएशन उपलब्ध कराना चाहिए, क्रिएट कराना चाहिए कि बच्चे उससे सीखें। सो योर आंसर दैट विल बी 4 ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अगेन क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, सो नेगेटिव फॉर्म को आप सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि बाल विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है, आपका ऑटोमेटिकली कौन सा नहीं है ये निकल के आ जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, या फिर सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या फिर सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या फिर सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो होगा दोस्तों, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। पूछा क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा कि कह रहा है बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? देखिए सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, सभी बच्चों में विकास की गति और अधिगम की गति, सीखने की गति और डेवलपमेंट की गति, लर्निंग प्रोसेस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या एक जैसा ही होता है? सभी बच्चे एक तरह ही सीखते हैं? अगर बच्चे एक तरह ही सीखते तो उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब अलग अलग विभिन्नता होती है बच्चों में। कुछ बच्चे, देखिए आप भी देखे होंगे अपने क्लास में, अपने इर्द गिर्द, अपने अगल बगल, अपने परिवेश में, कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी थोड़े ही समय में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत बार समझाने पर भी उतनी ईजिली नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए ज़्यादा इफेक्ट डालना पड़ता है। तो सभी विकास तथा अधिगम मतलब सीखना, और डेवलपमेंट मतलब वृद्धि, एक तरीके से विकास एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये गलत है और क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है। सो योर आंसर दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, तीसरा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, एक समान गति से नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? दोस्तों जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ आप लोगों को, तो आप एक बार मेरे वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया कीजिए और चारों ऑप्शन को पढ़ करके खुद आंसर दीजिए, और उसके बाद हमारे आंसर से टैली कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ये भी एक बेहतर तरीका है अपने आप को टेस्ट करने का कि क्या आप सही बता पा रहे हो। और जस्ट तुरंत उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आप जान भी पाएंगे कि नहीं ये आपका गलत था, तो सही क्या है ये भी आपको तुरंत मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं वीडियो के थ्रू भी आराम से, और हम इसमें आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि क्या रीज़न रहा, किस तरीके से ये होता है सही। ठीक है, समझ किस तरीके से चार ऑप्शन में से हम एक सही ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में आपको यही जानना सीखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। किसी भी बच्चे का आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका होगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा, या फिर आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन का मतलब ऑब्जर्वेशन हुआ, बच्चे के बारे में जानना कि बच्चा कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, बच्चे में कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या सिर्फ 2 बार करेंगे, एक बार स्टार्टिंग में एक बार लास्ट में, या फिर किसी एजेंसी से को दे देंगे, बाहर की कोई एजेंसी को, या फिर आकलन सत्र की समाप्ति पर करेंगे तो सही रहेगा। दोस्तों आकलन जो होता है एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, मतलब आकलन आपका शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और उससे जुड़ा ही हुआ ही होना चाहिए। हर समय आप बच्चे का आकलन करते रहिए कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ा लिए उसके बाद लास्ट में करते हैं, क्या पता बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, बच्चे का अटेंशन उसमें रहा या नहीं रहा, ये आप नहीं समझ पाओगे। तो हर एक टॉपिक के बाद या फिर हर एक लेसन के बाद जो भी आप पढ़ाइए उसमें उसमें बच्चे का आकलन करते जाएं और समझते और समझाते जाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको दूसरे वे से पढ़ाइए वो चीज़, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है वहीं का वहीं सॉल्व होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित मतलब उसी में जुड़ी हुई है, उसको साथ साथ लेके चलना चाहिए, न कि स्टार्टिंग में और लास्ट में, ना कि किसी बाह्य एजेंसी से। ओके, तो आपका योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिलहाल मैं वो क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टाइल बदल सकता है, थोड़े से वर्ड्स बदल सकते हैं, बट क्वेश्चन यहीं से आते हैं और
100% आएंगे ये क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता से संबंधित पूछा गया है अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो दोस्तों, अहमवादी चिंतन और सामवेगिक चिंतन कोई चिंतन नहीं होता है। यहाँ पे दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड फोर्थ है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सृजनात्मकता से संबंधित। मैं आपको बता दूं कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अपसारी चिंतन जो होता है वो होता है सृजनात्मकता, मतलब ये कि वो बच्चा जिसके जिसके अंदर सृजनात्मकता होगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसको दे दी जाए तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके ढूंढेंगे। कई सारे तरीके मतलब हम इससे भी तरीके ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके पास मल्टीपर्पज ऑप्शंस होंगे कि ये काम ऐसे 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 भी किया जा सकता है। बट जो अभिसारी चिंतन होगा वो क्या होता है, वो होता है एक फैक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चन का एक फैक्ट आंसर जो होगा वो भी सही होगा, बट एक फैक्ट आंसर होगा, वो अभिसारी चिंतन होगा। लेकिन सिर्फ एक ही फैक्ट आंसर नहीं, बल्कि जैसे 5 है तो 3 और 2 जोड़ने से भी 5 होता है, 4 और 1 जोड़ने से भी 5 होता है ना। तो आप कई तरीके से आंसर जो बच्चे लाते हैं या फिर एक से अधिक तरह के आंसर सोच पाते हैं, उस पे वो होता है अपसारी चिंतन। इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं, मतलब बॉक्स से ऊपर जाकर एक से अधिक सोचना, ठीक है। और अभिसारी चिंतन जो होता है वो फैक्ट एक ही आंसर पर होता है, कोई एक उत्तर उस वो बताता है जो बच्चा, वो अभिसारी कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बनाए तो आप आई होप अब समझ पाएंगे अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है। और सृजनात्मकता से संबंधित पूछा गया है तो योर आंसर दैट विल बी 4 ऑप्शन अपसारी चिंतन। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं। देखिए, वाइगोत्स्की की जब बात आए तो वाइगोत्स्की के बारे में एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे, ये वाइगोत्स्की हमेशा सामाजिक समाज की बात करते हैं। अब आप देखेंगे ऑप्शंस, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। एंड थर्ड हो जाएगा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दंड देने की बात कहीं भी आए तो उसको आप इग्नोर करेंगे। एंड फोर्थ हो जाएगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सामाजिक वर्ड आपको दिखा, सो योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, सामाजिक। सोशलाइजेशन जो है ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। वाइगोत्स्की जब भी कोई भी बात करते हैं तो वो समाज के इर्द गिर्द घूमता है। और उनके ऑप्शंस में दोस्तों आपके लिए एक की वर्ड दे दूं कि उनके ऑप्शन में सामाजिक वर्ड आपको जरूर मिलेगा। और वयस्कों और समवयस्कों मतलब बच्चे जो होते हैं अपने साथ के बच्चों से और अपने से थोड़े बड़े बच्चों के साथ, जो अपने समाज में मतलब अपने परिवेश में जो भी कुछ देखते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द देखते हुए अंतः क्रिया करके, मतलब वही एक्टिविटी खुद भी करके उसी माध्यम से बच्चे सीखते हैं। उनकी सीखने की प्रक्रिया, उनका लर्निंग प्रोसेस उन्हें अपने समाज में, अपने परिवेश में पल बढ़ रहे बच्चों को देख करके, लोगों को देख करके होता है। तो वाइगोत्स्की के बारे में बात किया गया तो सामाजिक, सो योर आंसर दैट विल बी 4 ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ दिया है बच्चे। बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बच्चों के बारे में आपकी आपकी राय क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, ठीक है। तो बच्चे बताइए क्या होते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं, उनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या फिर निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों तरफ के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों की क्षमताओं को का उपयोग करते हैं। दोस्तों, निष्क्रिय ये एक नेगेटिव वर्ड है और सक्रिय ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो निष्क्रिय आया तो ये आपका थर्ड ऑप्शन तो तुरंत पहले ही क्रॉस हो जाता है कि निष्क्रिय कभी नहीं होते हैं बच्चे। बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, बच्चे सक्रिय होते हैं, बच्चे एक शोध करता है, वैज्ञानिक भी माना गया है बच्चों को। तो जिज्ञासु, देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है। कहा गया है कि बच्चे अपने 5-6 साल की उम्र में ही बहुत कुछ, मतलब सारा कुछ अपना 90% कवर कर लेते हैं, सीख लेते हैं सब कुछ। उसी चीज़ का विकास बस होता रहता है, बच्चे सब कुछ सीख लेते हैं अपनी छोटी उम्र में ही। तो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों तरफ, उनके चारों ओर जो जगत है, जो कुछ भी वो अपने समाज में देख रहे हैं,
उनको वो खोजते रहते हैं, उसमें हर एक चीज़ को सर्च करते रहते हैं कि कहाँ क्या है, और उसमें अपने तर्क को, अपना लॉजिक लगाते रहते हैं, अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपना लॉजिक लगाते रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बच्चे होते हैं बहुत ही क्यूरियस होते हैं। आपने भी देखा होगा छोटे बच्चों को कि कहीं भी कुछ भी वो नया देखते हैं तो हर चीज़ में वो कितने क्वेश्चंस करते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। हर एक चीज़ को देख करके, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिर आपका फ्रिज हो या फिर घर में ही आप आपके आसपास कोई भी खिलौना हो, बन गया बिगड़ गया, तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और अपनी लॉजिक, अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करते रहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटियों के बारे में मतलब गलतियाँ, बच्चे गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ क्या हैं? बच्चों की त्रुटियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, या फिर बच्चे जब त्रुटियाँ करते हैं तब शिक्षक सौम्य हो जाता है और उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड न देता हो, या फिर बच्चों की त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं। देखिए, त्रुटियों का मतलब, गलतियों का मतलब बच्चों से क्या है, गलतियाँ। तो जो बच्चे गलती करते हैं वो बच्चों के सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट होता है। ओके, तो हम इसे कह सकते हैं कि सीखने का अंग है बच्चों के, मतलब सीख कर, गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े हों, हर किसी से गलतियां होती है। तो गलतियां एक जीवन का हिस्सा है जो हमें सिखाती हैं कि ये गलत है तो हमें आगे ये चीज़ नहीं करना है। तो बात हो रही है बच्चों के लिए, तो बच्चों की त्रुटियां जो है, बच्चों की गलतियां जो है, उनके सीखने का एक प्रोसेस ही होती हैं। उनके बीच में सीखते समय गलतियाँ होती ही हैं, जिससे बच्चे सीखते हैं कि ये गलत है, तो हमें ये नहीं करना है। जैसे कोई बच्चा नहीं जानता है कि ये आग है, लेकिन जब आग पर उसका हाथ जाता है, पहले तो वो चमकती हुई चीज़ समझता है उसे, लेकिन जब उसे वो छू लेता है और वो जल जाता है, तो वो जान लेता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छू सकता, ये खतरनाक है। तो वो उससे सीखता है, बड़ा होने पर पता चलता है कि ये तो आग है, ये हमें नुकसान पहुँचाती है, इसे हम नहीं छूते हैं। ऐसे ही बच्चे का ये जो त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो सीखने का अंग है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। त्रुटियाँ जो है सीखने का अंग है, प्रक्रिया जो होता है लर्निंग प्रोसेस, उसके बीच में ये आती रहती हैं। और ये सब तो आप समझ ही सकते हैं कि शिक्षक को सौम्य होना चाहिए, दंड जो न दे, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए। गलतियां हो रही हैं तो उसे इग्नोर करके बताना चाहिए कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप आगे सीखो, कोई बात नहीं, गलती हुई तो गलतियां होती हैं, आगे से ऐसा गलती मत करना, ये सब सिखाते हैं टीचर्स। और उन्हें दंड दंड दे दें या फिर ये सब बिल्कुल बकवास है। ये सारे ऑप्शंस, आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम यही 10 क्वेश्चन करेंगे, आगे हम फिर कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। उसके लिए आपको हमारे आर्यन एजुकेशनल अकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली वीडियोस अपलोड करेंगे और इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 110 तो आप लेकर के ही आएंगे, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। बस प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसा भी हो, किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।